सनत वाजपेयी आप सबका स्वागत करता है इस प्लेटफॉर्म पर एग्जाम पास पर। और आज क्लास रहने वाली बायोलॉजी की। और इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में डिस्कस किया था सेल स्ट्रक्चर के बारे में। आज मैं आपको सेल डिवीजन के बारे में बताऊंगा, एवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा, उसने क्या थ्योरी दी थी, बार बार वो परेशान करती थ्योरी। कितनी बार हमने 9th क्लास में पढ़ी, जिराफ की गर्दन ऊंची है, छोटी कैसे हो गई, ये सारी बातें। और लेमार्क ने ऐसी क्या बात बताई जो डार्विन से अलग थी, या जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं आनुवंशिकता का नियम। तो वो सारी बातें भी हम लोग जीजे मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल के जो मटर के प्रयोग के बारे में भी मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। वो सारी बातें जो प्राय जल्दी जल्दी में कहीं छूट जाती हैं, वो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, उनको बहुत अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। तो अपने बारे में बताऊं तो मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, 12 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। और मुझे बताते बहुत खुशी है, मैं 2 बार व्यक्तिगत कार्यक्रम में अटेंड किया मैंने, प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में, माई जीवी प्रोग्राम। तो चलते हैं आगे। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन से शुरू करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। यह सेल डिवीजन क्या कहता है? सेल डिवीजन कभी भी एग्जाम में आपको आता है समसूत्री या अर्धसूत्री। तो समसूत्री क्या कहता है? समसूत्री नाम से क्लियर है, माइटोसिस में सम यानी एक, यह एक अलैंगिक प्रजनन है। तो कभी भी कहीं माइटोसिस जो है वो किन में होता है? प्राय बैक्टीरिया यानी जिनमें लिंग का भेद ना हो उसमें होगा। इट इज आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा, यह विभाजन, ये प्रोडक्शन जो है वो आसेक्सुअल माना जाता है। इसमें नर मादा कोशिकाओं में भेद नहीं होता है, मेल फीमेल डिफरेंट सेल्स आर नॉट देयर। एंड इस विभाजन में जननांग उपस्थित नहीं। क्लियर? तो इसी चीज को हमने 2-3 अलग अलग ढंग से यहां लिखा है। सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यह विभाजन तीव्र गति से होता है। जिस बैक्टीरिया जब उसका वातावरण उपयुक्त होता है तो बहुत तेजी से अपनी बढ़ोतरी करने लग जाता है। और इसकी जगह पर अगर हम बात करते हैं, कोई सांप है, बिच्छू है, चूहा है, मच्छर है, वो इतनी तेजी से वृद्धि नहीं कर सकता। याद रखना है, मच्छर को माइटोसिस डिवीजन नहीं, मियोसिस डिवीजन में रखना है। क्लियर हो गया? इसमें एक बात और याद रखना, नई कोशिकाएं मूल कोशिकाओं के समान होती हैं। नई कोशिकाओं को यहां बोलते हैं डॉटर सेल्स। यहां डॉटर सेल का मतलब कोई बेटी वाला सेल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, डॉटर सेल्स आर सिमिलर टू पेरेंट सेल। क्लियर है? तो नई कोशिकाएं जो बनती हैं इस विभाजन में, ये करीब करीब सेम होती है। तो इनमें कोई ज्यादा एवोल्यूशन नहीं है, कोई इसमें बहुत ज्यादा। तो ये ध्यान रखिए, जहां कहीं भी वर्ड आता है हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन, इनमें पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर होगा? संकरण तभी हो सकता है, जब क्रॉस ब्रीड तभी हो सकती है जब नर मादा कोशिकाओं में भेद हो। लेकिन जब नर मादा कोशिकाओं में भेद नहीं है, ये दोनों सिमिलर है, तो इनमें हाइब्रिड क्रॉस पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि आजकल की जो हम फसलें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हाइब्रिड क्रॉप्स है, तो हमारे फसलें भी हाइब्रिड तभी संभव है जब वो समसूत्री नहीं है, वो अर्धसूत्री है। क्लियर? तो अर्धसूत्री क्या है और समसूत्री क्या है, इसका बड़ा दिमाग में एकदम क्लियर अंतर रखना है। उदाहरण, जीवाणु, परजीवी, विषाणु, कवक यानी बैक्टीरिया हमें अलग अलग बीमारियां देते हैं, जो वो सारे बैक्टीरिया को हम मानते हैं समसूत्री। और परजीवी यानी प्रोटोजोआ, जैसे मलेरिया बीमारी जो है वो परजीवी से फैलती है। और जो हमें प्लेग है या कहें डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, एंड ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब बैक्टीरिया से होता है। तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में फर्क है, लेकिन यहां पर सिमिलरिटी क्या कहती है कि दोनों के विभाजन का तरीका एक ही जैसा है। वायरस जो है, वायरस आपको पता है नॉन लिविंग थिंग माना जाता है और लिविंग थिंग भी माना जाता है। इसको भी हम अर्धसूत्री में नहीं रख सकते हैं, समसूत्री में रखते हैं। और फंगस जो है, फंगस भी अपने आप को डिवाइड करता है। तो याद रखिएगा, इसमें भी कोई नर मादा का भेद नहीं होता है। तो आपको याद है, मेजर इसके डिफरेंसेस में यही आता है। और अर्धसूत्री विभाजन क्या कहता है? यह समसूत्री विभाजन का ठीक विपरीत होता है। अगर आपको एक ही लाइन में समझना तो ये लाइन सबसे ठीक रहेगी, इट इज अपोजिट टू माइटोसिस डिवीजन। क्लियर हो गया? अर्ध नाम से क्लियर है, आधा आधा। क्लियर हो गया? आधा नर आधा मादा। तो जहां पर आधा, जैसे मनुष्यों में आधे गुणसूत्र आ रहे हैं, 23 गुणसूत्र पुरुष, 23 गुणसूत्र महिला, तो 23-23 मिलकर क्या बनता है? 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होगा वहां पर आधे नर आधे मादा। समसूत्री में एक ही शरीर है, यानी लिंग भेद कोई है नहीं। तो इस बीच का ध्यान रखना है। उदाहरण, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य। क्लियर हो गया? तो मनुष्य जो है और कीट आदि, ये सब अर्धसूत्री से अपने शरीर को बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्री, प्लांट्स, ह्यूमन, इंसेक्ट। तो कई बार हमें लगता है यार इंसेक्ट, याद रखिएगा बिल्कुल सही लिखा है। मच्छर जो है, मच्छर एक अर्धसूत्री जीव माना जाता है, यानी उसके शरीर में जो कोशिकाएं बढ़ती है, लेकिन उसके शरीर में जो कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस रहता है
वो समसूत्री है। क्लियर हो गया? हमें इनफैक्ट मच्छर से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डेंगू का मच्छर हमें डेंगू करता है, मच्छर का नाम क्या होता है? एडीज मच्छर। तो उस मच्छर में कोई दिक्कत नहीं है। मच्छर हमें, आपको पता है ये क्यों खून पीता है मच्छर हमारा? मच्छर खून पीता है हमारे खून के लिए, क्योंकि उसको अंडे देने के लिए। आपको ये भी पता होगा ज्यादातर, या कहें हमारा खून पीने वाले जो मच्छर होते हैं वो मादा मच्छर होते हैं, फीमेल मॉस्किटो होते हैं। तो ये अंडरस्टूड है, इसमें कुछ बहुत सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसको अंडे देने हैं और अंडे देने के लिए उसको रिच प्रोटीन चाहिए। तो आपका जो ब्लड है उसके लिए रिच प्रोटीन है, तो वो उसको इतना रिस्क लेता है, जान का रिस्क लेता है मच्छर, और आपका खून पीता है। हमें भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारा खून देने से अगर किसी का परिवार बचता है बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें भी। बट प्रॉब्लम क्या है, जब वो हमारा खून चूस रहा होता है उस समय, जब वो निडल से हमारी स्किन में, आपको पता है, छेद करता है पतला सा, और उस समय वो खून के साथ साथ अपने लार्वा में कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस छोड़ देता है, और उसी से हम बीमार पड़ जाते हैं। आपको पता होगा एडीज मच्छर कोई एक ऐसा नहीं कि सिर्फ डेंगू फैलाता है, इससे और भी कई बीमारियां फैलती हैं। ठीक है? आपने सुना होगा पीछे एक बीमारी बहुत फेमस हुई थी, जीका वायरस। जीका वायरस भी कौन फैलाता है? एडीस मच्छर फैलाता है। इसी प्रकार से एक एनाफ्लीज मच्छर है, वो मलेरिया फैलाता है, जो एक प्रकार का परजीवी है। ठीक है? तो मच्छर जो अर्धसूत्री से बढ़ता है उसके अंदर एक प्रकार का जीव रहता है, वो हमें परेशान करता है। क्लियर हो गया? तो लेकिन अगर कोई मच्छर है उससे उसमें वो बैक्टीरिया वायरस नहीं है, तो जरूरी नहीं है उस मच्छर के काटने पर आप इन्फेक्टेड होंगे ही होंगे। बट ये कौन रिकॉग्नाइज करेगा, कौन पहचानेगा? इसलिए हम पूरी तरह से प्रिकॉशन लेते हैं। आपको पता होगा प्राय जो डेंगू के मच्छर होते हैं उनको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, प्राय दिन में काटते हैं डेंगू के मच्छर। ये पहचान होती है उनकी, दिन में काटता है, छोटा मच्छर होता है। कई बार हम बड़े बड़े मच्छर देखकर लगता है ये डेंगू का मच्छर है, इसकी पिटाई करो। नहीं, डेंगू का मच्छर की जो अंडों की डेंसिटी है वो बहुत हल्की होती है। इस कारण से आपने कई बार पढ़ा हो, सुना हो, डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में भी अंडे दे देता है। जैसे कई लोग कोई पीने का पानी भी भर के रखते हैं, खुला रखते हैं अगर उसको, और वो 3-4 दिन तक खुला रहता है, तो मच्छर को अगर ऐसी जगह मिल जाती है कि वो 3-4 दिन साफ पानी भी है, तो उसमें अंडे दे देगा वो। और फिर उसमें से आपको पता है उसका प्रोसेस बड़ी जल्दी पूरा होता है, तो वो लार्वा उसने दिया है तो 2 दिन में वो तैयार हो जाएगा मच्छर। तो ये बड़ी जल्दी पूरा हो जाता है प्रोसेस। इसलिए हम कहीं भी पानी रखें, कोशिश करें पीने वाला पानी ढककर ही रखें, नहीं तो उसमें भी वो अंडे दे देगा। ठीक है? तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब इसमें बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन की, लिंग निर्धारण की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है आरआरबी कि होने वाली संतान लड़की है लड़का है, कौन निर्धारित करता है, माता पिता या दोनों? तो याद रखिए, जब अगर बेबी गर्ल है, ठीक है, लड़की है, तो माता से आपको पता है गुणसूत्र 23 जाएंगे, पिता से भी 23 जाएंगे। तो देख रहे हैं आप 22 जमा एक्स, यहां जेड लिखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा, 22 जमा एक्स ही है ये भी। क्लियर होगा? 22 जमा एक्स, तो माता भी 22 जमा एक्स, पिता भी 22 जमा एक्स। तो जब 22 जमा एक्स मिल रहा है तो हमें किससे मतलब है? लिंग निर्धारण कौन सा क्रोमोसोम पेयर करता है? कभी ये कहे फर्स्ट, लास्ट या जो मिडिल का, तो आपको याद है ना, लिंग निर्धारण आखिरी पेयर करता है। तो आखिरी क्या? पहले 22 के हमें मतलब नहीं, पहले 22 कुछ भी हो सकते हैं। और माता में आपको पता है, ये लेडी में, महिलाओं में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पिता में एक्स भी होते हैं, वाई भी होते हैं। तो ये बात एकदम श्योर है कि पहले 22 भी माता में जो है वो एक्स ही होंगे। तो एक्स एक्स मिलता है तो क्या बनता है? लिंग लड़की। तो याद रखिएगा बेबी गर्ल होगा। और अगर कोई संतान है वो लड़का है तो माता में तो सेम ही पेयर रहेगा, 22 जमा एक्स। ठीक है? और जो पिता है वो हो जाएगा 22 जमा 22, तो एक्स वाई बनेगा। तो एक्स वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। तो आप इस बात को याद रखना है। कभी भी एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन कि संतान में लड़का है, अगर कोई संतान लड़का है तो ये किसने निर्धारित किया लड़का है? तो आप देख रहे हैं डिफरेंस तो सिर्फ पिता से ही है, एक्स है या वाई का डिफरेंस कौन कर रहा है? पिता कर रहा है। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, पहले 22 भी माता में तो हमेशा एक्स ही होंगे, यहां भी, लेकिन पिता में श्योर नहीं। हो सकता है पहले 22 वाई हो, आखिरी एक्स हो गया हो सकता है पहले 22 एक्स हो, आखिरी वाई हो गया हो, या इन सबका मिक्सचर। तो आपको बात है ना, लिंग निर्धारण तो सिर्फ आखिरी से होगा। पहले 22 वाई थे लेकिन आखिरी एक्स हो गया, तो लिंग तो भाई लड़की का ही होगा। ठीक है, किसी के जो थोड़े बहुत सिम्टम मैच कर रहे हैं बॉय के साथ, लेकिन वो लिंग से ही तय होता है कि लड़का है या लड़की है। तो आपको बात याद रखनी है। पीछे बड़ा विवाद भी हुआ था कि भाई ये जैसे कई आपने सुना होगा मेडिकल हॉस्पिटल्स में ये बात आई थी कि भाई ये टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उनमें बैन कर दिया था। टेस्ट ट्यूब बेबी हालांकि कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, पूरी तरह से वैध है, लेकिन उसको इन्होंने किस प्रकार से इसका गलत इस्तेमाल किया। मतलब क्या है? देखिए याद रखिएगा, भ्रूण हत्या पाप है और भ्रूण हत्या कानूनी रूप से भी उसमें कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन
अगर कोई भ्रूण बनने ही ना दे, तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में हुआ क्या, वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। कहते थे भाई हम आपकी संतान जो करेंगे वो लड़का ही होगा। और आपको पता है वो कैसे पॉसिबल है, जब स्पर्म और ओवम मिलाएं तो रेंडमली आपको पता है या तो एग बनेगा XX या XY। तो अगर वो XX टाइप एग बनता था तो क्या करते हैं आपको पता, वो तो माइक्रोस्कोपिक चीज है, वो तो अभी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप भ्रूण के रूप में उसको देखा भी जा सकता है। अगर वो XX बना है, यानी जो आपको पता है टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो गर्भाशय से बाहर होता है और बना बनाया एग मां के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में उनको XX मिलता था तो वो क्या करते थे, उसको उसको बेसिन में फेंक देते थे, यानी उसको परिपक्व नहीं होने देते थे। और जब वो XX की बजाय XY बनता था तभी वो उसको मां के घर में रोपित करते थे। तो आपको पता है 100% क्या होगा, ये आगे चलकर लड़का ही होगा। तो इस बात के कारण ही गवर्नमेंट ने जितने भी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स पर उसको बैन कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कारण था कि उसका गलत इस्तेमाल किया। हालांकि जो कई महिलाओं में यूटेरस में दिक्कत होती है, गर्भाशय में दिक्कत होती है, तो रेंडमली XX या XY मिला दिया जाता है जिससे उनको संतानें हो सकती है। लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल करेंगे कि लड़का ही होगा तो फिर ये गैर कानूनी भी है और ये आपको पता है अगर ईश्वर की दृष्टि से देखें तो ये पाप भी है। तो ध्यान रखिए। तो ये ही वो चीज है जिसको गवर्नमेंट ने काफी देर के बाद उनकी सामने आया तब उसने उसको बैन किया। तो ध्यान रखना इसमें पिता के ही कारण वो लिंग जो है बदलता है, या तो लड़का या लड़की। तो यह बात एग्जाम में कभी आ जाए, फादर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण में पिता अहम भूमिका निभाता है। तो हालांकि अब तो भारत में बहुत तेजी से लिंग जो रेशियो है ठीक हो रहा है, काफी इंप्रूव हो रहा है। लेकिन पुरानी कई मान्यताओं के हिसाब से लड़का लड़की में बड़ा भेद जहां किया जाता था, आपको पता है अब वहां पर भी काफी बदलाव आने लगे हैं। और जिनके मन में आज भी ये डाउट है कि नहीं लिंग निर्धारण तो भाई माँ, कई जगह मैंने सुना है देखा है कि दोषी है इसकी माँ, देखो लड़कियां हो रही है सारी। तो याद रखिए बायोलॉजिकल चीज तो साफ साफ कह रही है कि माँ के पास तो X क्रोमोसोम ही है ना, ये तो तय करने वाला कौन है, ये तो पिता है तय करने वाला। क्लियर हो गया। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा दोष है, लेकिन जिसकी बुद्धि में ये बैठ गई ये बात कि नहीं यार माँ के कारण ऐसा हो रहा है कि भाई ये संतान का लिंग जो है वो लड़की का है लड़के का है, माँ के कारण नहीं है, पिता के कारण ही वो XX या XY क्रोमोसोम पेयर है। और वो एक रैंडम प्रोसेस है, इसमें कोई मतलब इसमें बायोलॉजिकल चीजें छेड़छाड़ ना करें तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो आपको पता है ईश्वर की सजा तो मिलेगी और कानूनी सजा भी मिल सकती है। गुणसूत्रों की संख्या, कभी कहे गुणसूत्र इंसानों में कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या 45 पेपर में कभी आ जाए तो पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 कैन बी पॉसिबल, यस, बट बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है 45 भी और 47 भी। याद रखिएगा 45 है तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे X0, यानी जैसे XX था तो ये 46 होते हैं। अगर एक मिसिंग हो जाए किसी कारण से, अगर एक पेयर मिसिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं X0। और ये मूल रूप से क्या थी, ये सिर्फ महिलाओं में ही होता है। याद रखिएगा वो एक महिला थी, बेबी गर्ल थी, लेकिन अब वो बेबी गर्ल नहीं रही, अभी वो टर्न कर गई, बदल गई, तो उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इट इज अ टाइप ऑफ थर्ड जेंडर कह सकते हैं आप उसको। लेकिन इसके जो मेन गुण मैच करेंगे वो एक महिला से मैच करेंगे, लेकिन उसकी महिला होने के सारे क्वालिटी खत्म हो जाएंगी, वो कभी मां नहीं बन सकती, यानी बांझपन। क्लियर। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 ओनली इन फीमेल, इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है लास्ट स्टेज ऑफ एनी डिजीज। लास्ट स्टेज का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो यार इसके तो प्राण निकल जाएंगे, नहीं, जिसको मेडिकली क्योर नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं सिंड्रोम। जैसे एड्स है, एड्स इज अ टाइप ऑफ सिंड्रोम। क्लियर हो गया। एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब जो मेडिकली क्योर नहीं किया जा सकता। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कई एड्स के मरीज ऐसे भी हैं जो HIV पॉजिटिव होने के बाद 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल भी जिए हैं। क्लियर। तो ये, और कई ऐसे भी है एड्स होने के बाद वो 1.5 साल, 1 साल 6 महीने में उनके प्राण चले गए। तो ये सिंड्रोम में मेडिकली आप कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें और दूसरी बीमारियों से बचे रहें तो फिर आप अपने जीवन में काफी लंबा जीवन भी आराम से जी सकते हैं। तो इसमें कोई भयभीत होने की, इनफैक्ट किसी भी बीमारी में भयभीत होने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है भय सिर्फ चीजों को बिगाड़ सकता है, सुधार नहीं सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिंड्रोम शब्द का मतलब होता है जिसको हम मेडिकली क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन भय भीत होने की जरूरत नहीं है। सिंड्रोम लेकर भी आपको पता है ये
पूरा जीवन बिता देते हैं। क्लियर हो गया? तो 45 बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको इस प्रकार की कोई चीज पूछती है 45 है, 47 है। वैसे एक आजकल डाउन सिंड्रोम बहुत तेजी से बढ़ रहा है महिलाओं में। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चा सेक्सुअली तो ठीक होता है, मेंटली रिटार्टेड होता है। इसमें भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। टर्नर सिंड्रोम इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड ये जो क्लीनफेल्टर है वो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, एंड डाउन सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल। लेकिन ये जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में नॉट सेक्सुअली, वो मेंटली रिटार्टेड हो जाता है, तो कह सकते हैं। और डाउन सिंड्रोम को जब कभी आप इसका रीजन तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत अधिक उम्र में भी पहला गर्भ धारण करने से भी दिक्कत हो सकती है। जैसे ये तो ठीक बात है कि लीगली अगर हम जाते हैं तो महिला के लिए 18 साल और पुरुष के लिए 21 साल की उम्र विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कोई कहता है चलो कोई बात नहीं, हम 18 की बजाय उसका विवाह कर देंगे 20 साल में, 22 साल में या 25 साल में, चलो वो चल जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं हम इसका विवाह करेंगे 42 साल में, मैं मतलब कॉमनली मैं बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर कोई महिला 42 साल में पहली संतान या 45 साल में पहली संतान उत्पत्ति करती है तो उसको डाउन सिंड्रोम जो संतान है उसको ये दिक्कत आ सकती है। तो आपको याद रखना है कि बहुत अधिक उम्र में अगर पहला गर्भ धारण करती है महिला तो उसको ये दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि एक निश्चित अवधि में, माने अगर 18 साल की उम्र कानूनी रूप से है तो वो 20 साल, 25 साल, 26 साल, इस प्रकार से विवाह की उम्र ठीक होनी। लेकिन अगर कोई महिला 45 साल में गर्भ धारण करती है तो उसमें दिक्कत उसको आ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम का ये प्रमुख कारण है। जैसे मैंने आपको विटामिन डेफिशिएंसी बताया था, याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम अलग चीज है एकदम, और एक जो हमने पढ़ा था विटामिन B3 से जो क्या हो जाता है, पेलाग्रा, पेलाग्रा इज टोटली डिफरेंट। पेलाग्रा में भी मेंटली प्रॉब्लम आती है बच्चे को, बट पेलाग्रा जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी है। क्लियर हो गया? विटामिन B3 की कमी अगर हो जाए बच्चे में, जिसको क्या बोलते हैं नियासिन या निकोटिनामाइड, विटामिन का नाम है नियासिन या निकोटिनामाइड। महिला गर्भ के समय भी कोई विटामिन के सोर्स नहीं खाती है और पैक्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल करती है, स्मोकिंग करती है, निकोटिन इनटेक करती है, तो वो जो गर्भ में बच्चा है उसको पिलाग्रा हो सकता है, मेंटली रिटार्टेड हो सकता है। तो ये विटामिन डेफिशिएंसी है। और डाउन सिंड्रोम इज ये सिंड्रोम या गुणसूत्रों का विकार है। क्लियर? ठीक है? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो थोड़ा ध्यान रखना, दोनों में बहुत बड़ा भारी भेद है। 45 ओनली इन फीमेल, वो मूल रूप से एक महिला थी। इसी प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या 47, 47 है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई एक्स 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 वाई। क्लियर हो गया? तो ये अतिरिक्त एक पेयर लग जाता है इसमें, ये सिर्फ पुरुष में होता है। ये मूल रूप से एक पुरुष था लेकिन अब अपने पुरुषों की सारी प्रॉपर्टी खो देगा, तो उसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर बॉडी एंड सेक्स। ठीक है? और इसका नाम क्या है सिंड्रोम का, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर हो गया? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। और इसमें नपुंसकता, क्लियर हो गया, तो पुरुष अपने पिता होने के सारे गुण हैं जो वो खो देगा। बाकी इसको आप कभी कभी विटामिन से अगर आपको दिमाग में आ रहा हो तो इस प्रकार का एक विटामिन भी होता है, वो कौन सा है, ई विटामिन। बट ई विटामिन तो क्योरेबल होता है अगर ये किसी को है, ये बहुत, मैंने बार बोला ना, जहां ये शब्द आ जाए सिंड्रोम, इसमें कोई क्योर का मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। विटामिन ई में क्या, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ स्पर्म्स कम है तो उसको बहुत ज्यादा मात्रा में आप गिरी वाली चीजें, बादाम की गिरी, स्प्राउटेड चीजें खिलाएंगे तो विटामिन ई क्योर ठीक हो जाएगा, चेहरे की झुर्रियां वो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर किसी में ये इस प्रकार की सिंड्रोम है क्लीनफेल्टर्स, उसको बादाम खिलाने से और इस प्रकार के भोजन खिलाने से इस सिंड्रोम में कुछ फायदा नहीं होगा। और कोई वैसे इम्यूनिटी की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये सिंड्रोम क्योरेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 45 और 47, नॉर्मल ह्यूमन में कितना होना चाहिए, 46। ठीक है? तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी आनुवंशिकता की, जेनेटिक्स की। तो कभी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है आनुवंशिकता के बारे में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। आनुवंशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। क्लियर हो गया? ग्रेगर, जिसको G.J. मेंडल भी कह देते हैं। याद रखिएगा मेंडल है, कहीं आप मेंटल लिख दो। कई विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते कई बार इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये सब नाम कैसे याद करेंगे। देखो इरिटेट कब होता है आदमी, जब उसको आप अपने से अलग मानेंगे। यार ये हमारे अपने ही जीवन की चीजें हैं,
मैं समझता हूं शायद आप लोगों को फिजिक्स समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन यार बायोलॉजी तो हमारे बॉडी की बातें, अगर हमें अपने बारे में नहीं पता तो हम धरती में क्या क्यों है हम यहां पर। तो याद रखना है आप लोगों को दोस्तों, बायोलॉजी की, और पेपर में आप उठा के देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी फॉर्मेट उठा के देखिए, धीरे धीरे बायोलॉजी सारे साइंस में डोमिनेट करता जा रहा है। कभी एक समय था आरआरबी सबसे ज्यादा पूछता था फिजिक्स को, लेकिन अब आप देखें उठा के, बायोलॉजी आगे निकल चुका है और फिजिक्स पीछे जा चुका है। और मुझे लग रहा है अगर ऐसे चलता रहा जिस प्रकार से बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, और इसमें रिसर्च के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, यानी करंट अफेयर के भी बहुत बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर इस तरह चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि अकेला 60-70% बायोलॉजी कवर कर लेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बायोलॉजी तो यार आपकी अपनी चीज है, इसमें तो आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं यार मुझे दिक्कत हो रही है। यार अगर किसी को हीमोग्लोबिन ही शरीर में नहीं कम है तो उसका तो मुझे नहीं लगता आरआरबी एनटीपीसी के लिए वो सही कैंडिडेट है, उसको तो बहुत दिक्कत होने वाली है, बेमतलब की टेंशन लेता है। देख रहे हैं, मैं साइंस पढ़ा रहा हूं और इसी में मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, अगर किसी को हीमोग्लोबिन, क्लियर हो गया, अगर हीमोग्लोबिन 12 से 16 मिलीग्राम से कम है तो बेमतलब की टेंशन वो अपने आप ही बनाएगा। तो क्या खाए वो? लोहा खाए बस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मिनरल, सारे के सारे मिनरल हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आप सारे मिनरल तो नहीं कवर कर पा रहे, इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो 100 की सीधी बात यह है, आप सीधा नंबर 1 आयरन, नंबर 2 कैल्शियम, इन दो चीजों को मेंटेन कर लो। अभी यार इतने देवता हैं इंडियन माइथोलॉजी में, किस किस को हम मनाएं? तो यार कहते हैं इतने देवता नहीं मना सकते, कोई बात नहीं, इनके सुप्रीम लॉर्ड को मना लो बस। तो बस यही है, यहां सुप्रीम लॉर्ड कौन है? आयरन। जिसके बॉडी में आयरन का लेवल प्रचुर है और कैल्शियम का लेवल प्रचुर है, बस उसको सारे मिनरल अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं। और अगर ये कहीं घट जाए तो फिर आप जो मर्जी मेंटेन करो, कुछ होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोगों को, हमें हमारा सोचने का दायरा, सिग्नल कैरी करना सब ब्लड लेकर जाता है, और ब्लड में वो कौन सा मिनरल है जो ये चीज मेंटेन करता है? आयरन मेंटेन करता है, लोहा। और ये लोहा कोई अलग नहीं है, कील वाला जो लोहा है जिसके सरिये बने होते हैं वही लोहा है। बट भगवान के लिए आप सरिये मत खा जाना, कहीं आपको सनत वाजपेयी सर ने एग्जाम पास में बताया था, मैं वही सरिये खा गया। ये बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होता है, यानी आपके शरीर से अगर सारा लोहा निकाल लें तो 10 ग्राम आपके शरीर से लोहा निकलेगा, जिससे एक भारी मोटी कील बना सकते हैं 10 ग्राम की, यानी करीब करीब कह सकते हैं 1 तोला आपके शरीर में लोहा है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, ये लोहा धीरे धीरे हमारी बॉडी में रेगुलरली बेसिस पर जाना चाहिए। यानी अगर आप भारत में, तो आपको पता है जितना सस्ता उतना अच्छा, भाई आप नहीं खा सकते हैं डेली, तो आप फिर मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं खा सकते, तो अपने बर्तन लोहे के कर लो, लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा। क्लियर है? अगर आप टेफलॉन कोटिंग वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो फायदा नहीं है, लोहे का कांटेक्ट होना चाहिए उसको। कढ़ाई लोहे की करो एल्युमिनियम की बजाय, तो फिर क्या जाएगा बॉडी में? आयरन, तो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। माने जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया उसका बेड़ा पार है, उसका आरआरबी 100% सेलेक्ट है। क्यों? अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण व्यक्ति को अनावश्यक टेंशन रहती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, और आपको पता है हम जीवित किस गैस के कारण है? ऑक्सीजन को। तो वो जिंदा तो है, लेकिन जिंदा भी मृत के समान है। तो आप लोगों को बात याद रखनी है, आयरन, इसकी कमी से ही क्या होता है? एनीमिया। क्लियर? तो मैं चाहता हूं आप लोग एक बार इंटरेस्ट पैदा कर लो, फिर हमारी गाड़ी अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेगी और हमें आरआरबी एनटीपीसी का टिकट जरूर मिलेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो मतलब बायोलॉजी कुछ बाहर की चीज नहीं है, आपकी अपनी बातें हैं, इसको बड़े अच्छे ढंग से मन में पूरा आनंद लो इसका। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल। तो कभी क्वेश्चन आता है इसका पिता कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इसने किस पौधे पर प्रयोग किया? जो जो इंपॉर्टेंट बातें हमने सारी यहां ली हैं, जो यहां नहीं ली हैं उसको आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं कि सर वो डायग्राम क्यों नहीं लिया आपने, वो पेड़ वाले सारे डायग्राम क्यों नहीं लिए। जो रिक्वायर्ड डायग्राम है वो मैं आपको स्लाइड में साथ साथ बना के दे दूंगा। बाकी अनावश्यक समय अगर आप व्यर्थ करेंगे तो बेमतलब में आपका समय खराब हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि मैंने बोला ना, हार्ड वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क हर जगह, नॉट ओनली आरआरबी। कोई भी आप काम करें, कहता सर मैं 20 घंटे पढ़ता हूं डेली, हालांकि टोटली इम्प्रैक्टिकल बात है। मैं कई बार मैंने सुना है कुछ टीचरों को भी कहते हुए यार दिन में 24 घंटे आप लोगों को 15 या 16 घंटे पढ़ना चाहिए। मुझे तो एकदम नॉनसेंस ही बात लगती है। भारत में कोई ऐसा पेपर ही नहीं है, अगर आप औसतन,
मगर यूपीएससी की बात करूं ना, सबसे टॉप लेवल के भी एग्जाम है, अगर आप औसत 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, मोर देन इनफ है। आपको पता ना औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब यह है, अगर आज 8 घंटे पढ़े हैं और कल 8 घंटे नहीं पढ़ पाए तो अगले दिन 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और अगर हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की, तो कह रहा है सर कितना घंटे में काम चल जाएगा? याद रखिए, आरआरबी एनटीपीसी औसत मैं कह रहा हूं 3 से 4 घंटे पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 100% गारंटी आपका सिलेक्शन है। बट आपको पता है ना, बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम रफ्तार 550 है, औसत रफ्तार नहीं है। औसत रफ्तार 350 ही है। मतलब चाहे संडे हो, मंडे हो, दोस्त की शादी हो, अंकल के यहां पार्टी हो, कुछ भी हो, ये 3 से 4 घंटे तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। नहीं करा तो अगले दिन 8 घंटे करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आरआरबी कोई दूर नहीं है आप लोगों से। क्लियर? मैंने बताया ना आपको, आपके बस में सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो बस में उसकी टेंशन लो ना आप, फल की टेंशन क्यों लेते हो? फल जरूर मिलेगा। क्लियर हो गया? तो आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है, पढ़ोगे तो याद अपने आप हो जाएगा। बस सिंपल फंडा है। कहता जी याद ही नहीं हो रहा। ये ऐसे मैंने बड़े कालिदास के भाई बंधु मैंने बहुत देखे हैं सर। मैं तो, हालांकि आपको पता है कालिदास का शुरुआत वाला जीवन मूर्ख कहा जाता है, बाद में उनसे जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। और उसको उन्होंने कैसे किया ऐसा? सिर्फ एक तरीका, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई चीज नहीं पता, इतने मूर्ख थे वो। जिस लकड़ी, वो आपको पता है स्टार्टिंग में वो क्या थे? वुड कटर। एक लकड़हारा का जीवन उन्होंने चुना था स्टार्टिंग में। जिस लकड़ी को काटते थे उसी लकड़ी में यहां बैठ के उसको काटते थे, यहां ऐसे लकड़ी से वो गिर जाते थे। इस चीज को आइडेंटिफाई करने में मैं क्यों गिरा, क्यों ऐसा हुआ, पूरा दिन लग जाता था। और आज भारत के सबसे महान कवियों में अगर किसी गिनती होती है तो कालिदास, यानी शेक्सपियर जैसे इंग्लैंड के इतने बड़े जो आज के हैं, उनको भी टक्कर दे रहे हैं हमारे बहुत पुराने समय के कालिदास। तो अब अंदाजा लगाएं, इतने मूर्ख व्यक्ति को महामूर्ख को कहें, इतना ज्ञान कैसे हुआ? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों को भी इतना ज्ञान जरूर होगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आपके बस में यही है बस। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल पी प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। मटर के पौधों पर प्रयोग करके इन्होंने, आनुवंशिकता का मतलब होता है कि भाई जैसे हमारे घर में मैं हूं, आने वाली पीढ़ी है, उसके और मेरे गुण मिल रहे हैं। आने वाली कोई बीमारी ऐसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, तो ये सब जेनेटिक्स में जाना जाता है। याद रखिएगा, एक होता है जैव विकासवाद, एक होता है आनुवंशिकता। दोनों में फर्क है। जैव विकास को होने में बड़ा लंबा समय लगता है भाई। जैसे उस एरिया में रहते 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 कई पुश्तों के बाद हम अनुकूल हो गए, एडेप्टिव हो गए। जहां वर्ड आएगा एडेप्टेशन, अनुकूलता, वहां दिमाग आना चाहिए एकदम से चार्ल्स डार्विन। और जहां पर हमारे जीन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करके हम कुछ जब बड़ा परिवर्तन कर दे तो मेंडल। ठीक है? तो ये इंस्टेंट भी हो सकता है, ग्रेगर जोहान मेंडल का परिवर्तन। तो जो आज जितने भी फसलें हैं सब किसकी देन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। क्रॉस ब्रीड आजकल बहुत चलता है क्योंकि क्रॉस ब्रीड तेजी से बढ़, जैसे इन्होंने क्या था, जैसे ये 2 मटर के पौधे लिए, एक की क्या लंबाई ज्यादा थी, दाने कम थी। एक की लंबाई तो कम है लेकिन दाने बहुत थे उनमें, मटर ही मटर भरे पड़े थे मटर। तो इसने सोचा मेंडल ने कि कुछ ऐसे पौधे क्यों ना बना जाए क्रॉस करके कि पैदावार दानों पर तो इस पे चला जाए और लंबाई में इस पे चला जाए। तो ये करने में कामयाब हो गया और उसने ये कर भी दिया। लंबाई भी बढ़ गई और दाने भी। तो अब लंबाई भी ज्यादा थी और इसमें दाने भी आ गए। तो आप लोगों को याद रखना है, जहां पर लंबाई और दाने दोनों बढ़ गए, ये किसकी देन है? ये ग्रेगर जोहान मेंडल की ही देन है। लेकिन इसने बात ये और बताई कि जब ये आगे बढ़ेगी पीढ़ी तो इसमें सारे के सारे पौधे लंबे और ज्यादा दानेदार होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऐसे ही होंगे, यानी जो उसने सीधा से एक परसेंटेज हिसाब लगाया कि 70% यही होगा, लेकिन 30% अपनी पेरेंटल इंफॉर्मेशन भी ला सकते हैं, यानी बौने पौधे और लंबे पौधे वो वाले जिनमें दाने कम होते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे साथ है। हमारी आने वाली पीढ़ी में हो सकता है संतान में वो बीमारी ना हो जो हमें है, लेकिन उसकी अगली संतान में वो बीमारी आ जाए जो हमें थी। तो याद आना ना, कोई कुछ बीमारी ऐसी होती है जो 2-3 पीढ़ियों के बाद भी हमें आ जाती हैं। तो ये सब किसकी देन है? किसने हमें इस बात को सिलसिलेवार ढंग से समझाया था? ग्रेगर जोहान मेंडल या जी.जे. मेंडल। क्लियर हो गया? इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी भी कहता है इसमें
ये सब फसलें हैं, बीटी कपास, बीटी आलू, बीटी बैंगन, ये सब कीटाणु मुक्त फसलें मानी जाती हैं और एक प्रकार की हाइब्रिड क्रॉप्स है, नेचुरल क्रॉप्स नहीं होती हैं। तो कभी कभी बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस याद रखिएगा। इनमें कीटनाशकों की जो आवश्यकता है वो बहुत कम या नगण्य होती है, बहुत ना के बराबर है। भारत में सिर्फ बीटी कपास ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, कारण इसका एक प्रॉब्लम भी है। बीटी जितने भी बीटी क्रॉप्स हैं इनमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे कोई बीटी कपास का खेत है, अगर इस हरे खेत में कोई भैंस या गाय चरने के लिए चली जाए और ज्यादा मात्रा में इसको चर ले चारा समझ के, तो भैंस बीमार पड़ सकती है, ज्यादा मात्रा में खाए तो मौत भी हो सकती है। तो याद रखिएगा भारत में कृषि प्रधान देश है और उसका छिलका गाय के चारे, भैंस के चारे के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे अनाज का दाना हम खाते हैं, उसका छिलका पशु खाते हैं। लेकिन बीटी आलू, बीटी बैंगन या बीटी कपास में दिक्कत क्या है, इसके दाने को तो चलो सेफ मानते हैं, बट उसके छिलके में एक प्रकार का पॉइजन होता है, नेचुरल पॉइजन, और वो पॉइजन अगर कोई पशु इंटेक कर ले तो बीमार पड़ सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसी कारण से इसको पेस्टिसाइड की आवश्यकता या कीटनाशकों की आवश्यकता बहुत कम है या नहीं है। ठीक हो गया, तो आपको याद रखना है। इसलिए भारत में बीटी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। क्लियर। नेक्स्ट इज, इसमें थोड़ा आपको सीजन के बारे में पूछ सकता है कि रबी क्रॉप का सीजन क्या है, खरीफ क्रॉप का सीजन क्या है, जेड क्रॉप या जायद क्रॉप का सीजन क्या है। तो रबी फसलें, रबी क्रॉप्स, इनका बोने का समय होता है अक्टूबर से नवंबर। याद रखिएगा, रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, क्योंकि जब बहुत ठंड, पाला पड़ रहा होगा जब, उस समय गेहूं के दानों को पाला अगर अच्छा मिल जाए तो इसकी मोटाई अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी फसल मानी जाती है। माने गेहूं की, अगर पाला अच्छी पड़ जाए, ठंड, तो वही दिसंबर जनवरी में पाला पड़ता है, यानी अगर आपने अक्टूबर नवंबर में इसको बो दिया है तो तब तक उसमें बालियां आना शुरू हो जाती हैं। और इन बालियों को अगर खूब तगड़ी ठंड लग जाए, खूब पाला पड़ जाए इनको, तो फिर यहां पर ये इसके लिए अच्छा माना जाता है। तो याद रखना आप लोगों को, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है रबी की फसलों की, और कब कटाई होती है, मार्च अप्रैल। तो वही होली के आसपास इसकी कटाई हो जाती है रबी की फसलों। और रबी की फसलों में मुख्य कौन कौन सी फसलें, गेहूं है, इसमें चना है, जौ है, मटर, सरसों, बरसीम। याद रखिए, बरसीम एक प्रकार का चारा होता है जो पशुओं के लिए उगाया जाता है। तंबाकू, तंबाकू आपको पता है ये सीजन के हिसाब से कहे तो रबी क्रॉप्स, वैसे इसको कमर्शियल क्रॉप, औद्योगिक फसल माना जाता है। ठीक है, तो वीट, ग्राम, बार्ले, पी, मस्टर्ड, तंबाकू। बार्ले भी आपको पता है कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि इससे वाइन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें। खरीफ, याद रखिए, खरीफ फसलें ये मुख्य रूप से तो अरबी का शब्द है, अरबी। ठीक है, तो हमने तो इस प्रकार से याद किया था जब स्टार्टिंग में, जब हमने इसको पढ़ा था, क्योंकि आपको पता है बहुत छोटी क्लासेस में आ जाता है ये, 6-7 क्लास में आ जाता है खरीफ। तो अपने ऐसे याद किया, चावल, चावल, धान, खराब है चावल, तो खरीफ, खरीफ। तो याद रखना है, कुछ भी हो तरीका, कोई इसमें मतलब मैं ये किसी की अच्छाई या बुराई बात नहीं बता रहा, बस तरीका में समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये थोड़ा कुछ हो सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, धान भारत की सबसे पुरानी फसल मानी जाती है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो सबसे पहले शुरुआत से भारत में धान की बुआई होती है। पूरे एरिया में गेहूं की बुआई तो बाद में शुरू हुई, बहुत बाद में शुरू हुई, लेकिन धान भारत की सबसे पुरानी फसल माना जाता है। कोई भी ऐसा फेस्टिवल, कोई भी ऐसा रिचुअल ऐसा नहीं हो सकता है बिना धान के पूरा हो जाए। चावल कहते हैं इसको, संस्कृत में अक्षत कहते हैं इसको, इसके बिना कोई भी हमारा समारोह पूरा हो ही नहीं सकता। धान, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। इसमें धान कह लें, चावल कह लें, आप ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, अरहर है, मूंग है, कपास है, सोयाबीन है। प्रमुख प्रमुख दालें सारी इसी में, खरीफ की फसलों में। इसकी बुआई होती है जब मानसून आने वाला होता है, तो जून जुलाई, आपको पता है भारत के करीब करीब पूरे एरिया में जून से जुलाई के बीच में मानसून प्रवेश करता है, और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। तो जब उमस वाली बढ़िया गर्मी पड़ती है, उमस वाली, ध्यान रखिएगा, जब ह्यूमिडिटी हो और धूप भी हो, तो धान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इन दिनों में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, आपको ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव में आप कोई भी कलम लगाएं, कोई भी पौधा लगाएं, जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो याद रखना, आपको खरीफ का जो सीजन है या आपके कोई भी गार्डनिंग करने के लिए भी सबसे अच्छा माना जाता है। आपको कोई बगीचे में या कोई पेड़ पौधा लगाना है तो आप इस खरीफ क्रॉप के सीजन को याद रखना हमेशा, जून जुलाई, यानी जब इसमें बरसात शुरू होगी हल्की हल्की, तो अगर आप उस समय कोई पौधे को लगा दें तो पूरी पूरी आशा है कि वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये सारी फसलें आपको याद रखनी है।
खरीफ क्रॉप्स में जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है, और जैसे इसकी कटाई होती है वैसे ही रबी की बुआई हो जाती है। अब कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको 3 से 4 महीने की आवश्यकता नहीं है, वो 1-2 महीने में तैयार हो जाती हैं, वो है जेड क्रॉप्स, जायद की फसलें। तो ये मार्च अप्रैल से मई जून में तैयार हो जाती है। जैसे मार्च के शुरुआत में किसी ने बो दी, किसी ने मार्च के एंड में बो दी, और अगर मार्च के शुरू में बो थी तो मई के एंड में उनको मिल जाएगी वो। तो उसमें क्या क्या है, वो ककड़ी है, खीरा है, कद्दू है, लोबिया, टमाटर, खरबूज, तरबूज। वैसे ज्यादातर ये एरिया अगर नदी का किनारा है, रेतीला इलाका, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कोई यमुना नदी किनारे, गंगा नदी किनारे, वहां पर रेत है अच्छी, वो बहुत उपजाऊ जमीन मानी जाती है। ऐसी जगह पर अगर हम जायद की फसलें बोते हैं तो पैदावार बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या क्या चीज शामिल है, याद रखना, ककड़ी, खीरा, कद्दू, लोबिया, टमाटर, खरबूज एंड तरबूज। इनको जायद की फसलें या जेड क्रॉप्स माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछ चुका है कि दुनिया में कितनी % जो है गायें भारत की है, बढ़िया ब्रीड कौन सी है, थोड़ा ध्यान रखना है। वर्ल्ड्स 15.4% काउ आर इन इंडिया। दुनिया की 15.4% गायें जो हैं भारत में। ध्यान रखना है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मिल्क कंज्यूमर है, दूध का जो उपभोक्ता है, वो कौन है? भारत है। और भारत में 15.4% गायें हैं, और विश्व की 57% से थोड़ी ज्यादा ही भैंसें भारत में मौजूद है। कभी जब पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था, और आपको पता है कई पड़ोसी देश जो भारत का पार्ट था, तो उस समय विश्व की 80% गायें अकेले भारत में थी। तो आपको पता है भैंसें सिर्फ साउथ एशिया में मिलती हैं, और साउथ एशिया में भी ये हमारा मेन रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ध्यान रखना आपको, भारतीय उपमहाद्वीप में भैंसों का वर्चस्व है। और आप देख सकते हैं अगर दुनिया की सारी भैंसें एक हॉल में इकट्ठी कर दें तो उन भैंसों में आधी से ज्यादा भैंसें भारत की होंगी। ठीक है? तो ध्यान रखना आपको, ज्यादा नाम वैसे ठीक है भारत में गाय का लिया जाता है, लेकिन अगर संख्या की बात करें वर्ल्ड में तो 57% हमारे पास भैंसें हैं। ठीक है? तो भारत की देसी नस्लों में सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है साहीवाल का। क्लियर हो गया? बहुतायत में मौजूद है। इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कभी आपको एग्जाम में आता है इसका ओरिजिन क्षेत्र क्या है, तो जैसे ये पंजाब में मिलता है साहीवाल, हरियाणा है, और ये है ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, दिल्ली वाला ये एरिया कंसंट्रेटेड है, साहीवाल का मेन एरिया माना जाता है साहीवाल गाय। ठीक है? और इसके अलावा एक गिर नस्ल की गाय है, वो भी बड़ी अच्छी मानी जाती है। उसका मेन ओरिजिन क्या है, ये माना जाता है साउथ का राजस्थान और गुजरात का एरिया, गिर वाला जो एरिया है वो माना जाता है गिर गाय के लिए। तो आपको ध्यान है ना, गिर नस्ल की गाय है। गिर में आपको पता है जूनागढ़, वहां पर नेशनल पार्क भी है, गिर नेशनल पार्क, जो एशियन लॉयन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया? एशियन लॉयन सिर्फ भारत में है थोड़ी संख्या में, वैसे आपने जो देखे होंगे टीवी पर ज्यादातर वो अफ्रीकन लॉयन है। तो एशियन लॉयन थोड़ा सा साइज में छोटा होता है, एशियन लॉयन। ठीक है? तो ध्यान रखना आपको, गिर नस्ल की गाय साहीवाल के बाद इसका नंबर आता है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, गुजरात राजस्थान का एरिया, और ये भी दूध के मामले में बहुत अच्छी मानी जाती है। और फिर एक होती है सिंधी। सिंधी, हालांकि सिंध स्टेट भारत में इस समय नहीं है। सिंध जो स्टेट है वो गुजरात को लगता स्टेट था, राजस्थान को लगता स्टेट था, जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान में चला गया। तो ध्यान रखना, सिंध जो स्टेट है इस समय ज्यादातर सिंधी गायें जो है वो पाकिस्तान में मिलती हैं, और थोड़ी बहुत भारत में रिसर्च लैब के जरिए सिंधी गायों को बढ़ाया गया था। जैसे असम वाले एरिया में जो गुवाहाटी है वहां बहुत है, बैंगलोर यानी कर्नाटका वाले एरिया में बहुत है, इलाहाबाद यानी यूपी के इस एरिया में सिंधी गायें थोड़ी बहुत मिलती हैं। तो ध्यान रखना आपको, साहीवाल, गिर और सिंधी प्रमुख दुधारू गायें मानी जाती हैं भारत की। और अगर भैंस की बात करते हैं तो देखो इसमें विदाउट एनी डिस्प्यूट एक ही भैंस का नाम टॉप पर आता है, मुर्रा। क्लियर? तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो टॉप करती है, मुर्रा नस्ल। और इसका ओरिजिन भी है पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न यूपी एंड दिल्ली। इस एरिया में मुर्रा मेन कंसंट्रेट करता है। इसके अलावा नीली रावी एक भैंस है जो पंजाब में ही मिलते हैं मूलतः। तो ध्यान रखना आपको, सबसे पहले भारत ने जो क्लोन बनाया था वो भी मुर्रा नस्ल की एक भैंस का था, जिसका नाम रखा था गरिमा। गरिमा मींस प्राउड। एनडीआरआई में तैयार किया गया था, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो हरियाणा में तैयार किया गया था। तो ध्यान रखना आपको कि कभी के पहला क्लोन किस पशु का बनाया, भैंस का बनाया, और वो कौन सी नस्ल की भैंस थी, मुर्रा नस्ल की भैंस थी। क्लियर? हाँ, थोड़ा ये बात भी आपको याद रखनी है, अधिकतर फसलें
जो हमारी फसलें हैं उनको हम एंडोस्पर्म या भ्रूण मानते हैं। क्लियर हो गया? जैसे अनाज का दाना है उसको क्या समझना है, जैसे मां के गर्भ में एक भ्रूण पनपता है, इसी प्रकार के गेहूं का दाना वो पैक है उसका। क्लियर हो गया? आपको फसलों में ज्यादातर ये क्वेश्चन अगर कहे तो सीधा आंसर है भ्रूण पोष। फल को आपको क्या मानना है? फल में देखो अंदर का बीज अगर आप नहीं खा रहे तो क्या है, आपको क्या है ना, फल भित्ति आप खाते हैं। मध्य फल भित्ति यानी बीच वाला पार्ट है मध्य फल भित्ति को, तब बाहरी पार्ट खा रहे हैं अंदर वाला नहीं खा रहे हैं, तो फल भित्ति मेन रहेगा फलों में, फल भित्ति। क्लियर होगा? तो आपको ध्यान रखना है मध्य वाला ये बीज है। किसी किसी का ये बीजांड आसन भी खाते हैं, तो आप कहेंगे बीजांड आसन और भ्रूणपोष दोनों खाते हैं। क्लियर हो गया? तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। जैसे सेब है, सेब को फॉल्स फ्रूट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेब का जो बीच वाला हिस्सा वो हम नहीं खा रहे हैं। क्लियर हो गया? फल भित्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को कि इस प्रकार का भी अपने दिमाग में सर्व ध्यान। भ्रूण पोष का माने जहां पर ओवम और स्पर्म मिलता है और वो दाना तैयार होता है। इस दाने को अगर हम भोजन किस तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो है एंडोस्पर्म भोजन में। क्लियर? अभी हम चर्चा कर लेते हैं जैव विकासवाद की, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में क्या क्या सिद्धांत है, किस किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा। जब कभी आता है नाम जेनेटिक्स में और नाम आता है एवोल्यूशन में, फर्क क्या है? जेनेटिक्स यानी आपके अगर हम डीएनए के साथ छेड़छाड़ करें और आने वाली पीढ़ियों में कुछ बदलाव तुरंत करना चाहें तो जेनेटिक्स, ये किसकी देन है? जेनेटिक्स मेंडल की। और एवोल्यूशन यानी वहां रहते 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 हजारों सालों में कुछ परिवर्तन हुआ, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। क्लियर हो गया? तो एवोल्यूशन इज डिफरेंट एंड जेनेटिक्स इज डिफरेंट। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है? जैव विकासवाद का सबसे पुराना सिद्धांत किसने दिया था? 1809 ईस्वी में लेमार्क ने दिया था। ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय लेमार्क इन 1809। क्लियर हो गया? और लेमार्क ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये शब्द दिया था बायोलॉजी। कभी भी कहे बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला वैज्ञानिक कौन था? लेमार्क। हालांकि बायोलॉजी के फादर को हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल, अरस्तु। तो सबसे पुराना सिद्धांत किसने दिया था जैव विकास का, कि हम अनुकूलता में रह सकते हैं? ये लेमार्क ने दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है लेमार्कवाद ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया। डार्विनवाद जैसी आया लेमार्कवाद को लोग भूल गए। तो लेमार्कवाद क्या कहते हैं? अंगों का आकार प्रयोग के अनुसार घटता और बढ़ता है। आप जिस अंग का इस्तेमाल करेंगे उसकी लंबाई बढ़ते जाएगी या वो अंग रहेगा स्थायी रूप से। अगर अंग का इस्तेमाल कम हो जाएगा तो उसका धीरे 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 आकार खत्म हो जाएगा। तो साइज ऑफ ऑर्गन्स आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डिपेंड्स अपॉन देयर यूजेस। तो अंगों का आकार इनके प्रयोग के अनुसार घटेगा या बढ़ेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जैव विकास का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध सिद्धांत। क्लियर है? इस बात को थोड़ा स्ट्रेस करके लिखना है। सबसे बड़ा यानी यहां जो लिखा है biggest and most popular theory of evolution was given by Charles Darwin। ये देख रहे हैं 50 साल के बाद आई, इसके 1859 में आई वो, और किसने दी थी? डार्विन ने दी। इसका नाम है डार्विनवाद, डार्विनिज्म। क्लियर हो गया? तो स्लाइड को अच्छे से देख लेंगे आप। पहला सिद्धांत लेमार्क ने दिया बट वो पॉपुलर नहीं हो पाया ज्यादा। वो अलग बात है कि ये वाली बात तो सही है अंगों का आकार वाली, लेकिन लेमार्क ने काफी चीजों को छोड़ दिया था, डार्विन ने उसको कंप्लीट कर दिया। तो 1859 में आई और बहुत टाइम टेस्टेड थ्योरी थी। क्या थी वो थ्योरी? डार्विन कहता है एनिमल्स इन अ सेम स्पीसीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम एनी काइंड। एक ही जाति के दो जीव भी एडेप्टेशन में बराबर हो सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। एक ही जाति के दो जीव अपने गुणों में असमान हो सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे मां के दो बच्चे हैं, उनमें एडेप्टेशन अलग अलग हो सकता है। एक मां के दो बच्चे हैं, किसी में ज्यादा ठंड झेलने की ताकत है, किसी में नहीं है। तो डार्विन की थ्योरी बहुत सेलेक्टिव थी। डार्विन ने सीधा ही कहा जिराफ सारे एक जैसे नहीं थे, कुछ बड़े गर्दन वाले भी थे और कुछ छोटे गर्दन वाले भी थे। एडेप्टेशन के कारण बड़ी गर्दन वालों को जो भोजन के चांसेस ज्यादा मिले वो बच गए, छोटी गर्दन वालों को भोजन नहीं मिला वो मर गए। तो डार्विन की थ्योरी ज्यादा सटीक लगती है। यानी इंसानों में भी होमो सेपियंस में अलग अलग भिन्नताएं थी, तो जो पर्टिकुलर टाइप थी वो बची, बाकी वो खत्म हो गई। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा सेलेक्टिव थ्योरी डार्विन की है, बड़ी थ्योरी भी इसी की है। डार्विन का पहला प्रयोग किस पर हुआ? चूहे की पूंछ पर हुआ। हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज ऑन रैट टेल। इसने किया क्या था? इसने लेमार्क को गलत साबित करने के लिए कुछ चूहे लिए, उन चूहों की पूंछ काट दी, और काटने के बाद इसने कहा भाई अगर चूहों की पूंछ नहीं है तो अगले वाले चूहों की भी पूंछ नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बट ऐसा 3-4 पीढ़ियों तक के करने के बाद भी उसने देखा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लेमार्क को इसने गलत साबित किया डार्विन ने।
चूहों की पूंछ पर एक्सपेरिमेंट करके। तो कभी भी कहे डार्विन का पहला प्रयोग, मतलब ऐसा कहते हैं कि कभी मनुष्य की भी पूंछ थी जो धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो डार्विन ने कहा कि नहीं, इसमें भेद है। तो डार्विन ने कहा कि नहीं, कि भाई आपको वो एनवायरमेंट मिलेगा तो आप रहेंगे, एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो पर्टिकुलर ब्रीड खत्म हो जाएगी, दूसरी ब्रीड रहेगी। तो डार्विन ने अपने इस प्रयोग से किसको गलत साबित किया? लेमार्क को गलत साबित किया। तो आपको इस पेपर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रैट टेल, चूहों की पूंछ वाला एक्सपेरिमेंट। डार्विन के जहाज का नाम बीगल, डार्विन शिप नेम वाज बीगल। डार्विन ने ना एक जहाज में पूरे दुनिया की यात्रा की थी जिसका नाम रखा गया बीगल। तो डार्विन शिप नेम वाज बीगल नाम था इसके जहाज का। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, पेपर में पूछा भी जा चुका है, इसके जहाज का नाम क्या था? बीगल। ये जो आगे लिखे हैं 4 लाइनें, सिर्फ आपको ये याद रखनी है पॉइंटों में। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन ने। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किसने दिया था? डार्विन ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था? डार्विन ने। इनहेरिटेंस किसने दिया था? डार्विन ने। बस ये ध्यान रखना आपको, बहुत डिटेल नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको वैसे समझा सकता हूं, जिस एरिया में आप रहते हैं उस हिसाब से आप अनुकूल हो जाते हैं। तो ये क्या है? अनुकूलता का नियम, नेचुरल सिलेक्शन करना और उस एरिया में अनुकूल हो जाना। फिर क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे कबूतर है, जिस एरिया में रहेगा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा, उस एरिया में वो सर्वाइव करने के लिए अब तैयार हो गया। माने क्या है? वो फाइट नहीं करता है, अपने आप को बचाए रखने के लिए स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है। देख रहे हैं आप, कबूतर आज भी फल फूल रहा है, वो हमला नहीं करता है। देखो, दूसरी और तीसरी थ्योरी में यही भेद है। इसी पर एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं आपको। कौवा आता है सामर्थ्यवान में, कबूतर आता है अस्तित्व के लिए संघर्ष। या तो आप जैसा एनवायरमेंट है वैसा एडजस्ट कर जाओ, नहीं कर सकते तो आप फिर आपको लाठी उठानी पड़ेगी, हमला करना पड़ेगा। तो ये भी थ्योरी जीवन बचाने का तरीका हो सकती है, बट आपको लग रहा है यार नहीं हम ये नहीं कर सकते, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। बिकॉज कबूतर भी फल फूल तो रहा ही है, बट कई ऐसे, जैसे स्पैरो है, गौरैया, ना तो वो ये कर पाई ना वो ये कर पाई, माने एडजस्ट भी नहीं कर पाई और लड़ भी नहीं पाई, तो वो खत्म हो गई। तो कोई ना कोई गुण तो आपको विकसित करना ही पड़ेगा। और चौथा गुण क्या कहता है? उपयोगी गुणों को रखो, बाकी को हटाओ। इनहेरिटेंस, कुछ चीजें बंदर ने सीख ली है, कुछ भूल गया। जैसे मैकाक मंकी रहते हैं, छोटे छोटे बंदर होते हैं, ये कोई बहुत बड़े बंदर नहीं है, मतलब इंसानों पर अटैक करने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन इन्होंने डराने का जो गुण है वो विकसित कर लिया। इनसे बड़े बंदर तो चिंपैंजी हैं, लंगूर हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, वो थोड़े शर्मीले हैं, तो वो उनकी संख्या घट रही है। मैकाक बंदर इस मामले में थोड़े एडवांटेज पोजीशन में, तो हमला कर सकते हैं, नई चीजें सीख रहे हैं जल्दी जल्दी, तो ये बचे हुए हैं अभी भी। इनकी भारत के करीब करीब सभी शहरों में आपको मैकाक मंकी मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 4 थ्योरी का सिर्फ आपके लिए नाम जरूरी, और ये नाम किसका दिया हुआ है? चार्ल्स डार्विन का, ठीक है। और कभी ऐसा कहे जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता और डार्विन का एवोल्यूशन, इन दोनों को मिलाकर जो नई थ्योरी बनी उसका नाम क्या है? न्यू डार्विनवाद। न्यू डार्विनवाद ये कहता है अगर किसी एरिया के किसी पशु में बहुत लंबे समय तक रहते रहते कुछ गुण आ गया है, तो वो गुण हम अपने एरिया के पशु को भी दे सकते हैं डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके। तो यही कहलाता है न्यू डार्विनवाद। जैसे किसी एरिया की गिलहरी है, उसमें कूद कर उड़ने की ताकत है, हमारे एरिया की गिलहरी में नहीं है, तो हमने क्या किया? एक क्रोमोसोम पेयर इसका लिया, एक क्रोमोसोम इस पर, दोनों क्रॉस कर दिया, तो नया जो गिलहरी बनी उसके अंदर लाइनें भी थी और उसके अंदर उड़ने की ताकत भी थी। तो इस प्रकार की जो थ्योरी है वो किसमें आती है? न्यू डार्विनवाद, यानी जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता और अनुकूलता के मिलन को बोलते हैं न्यू डार्विनवाद, नया डार्विनवाद। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में हमने सेल डिवीजन से लेकर एवोल्यूशन से लेकर जेनेटिक्स के मूल उन सभी सिद्धांतों को समझ लिया जो आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए जरूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।